तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में कुछ टर्म्स होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, शब्दावली के ऊपर। सबसे पहली शब्दावली अपनी स्पैम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैम? स्पैम का मीनिंग होता है दोस्तों, डिक्शनरी में देख सकते हैं आप, कचरा। तो कंप्यूटर में स्पैम शब्द का उपयोग जो है वो अवांछित व अनजान लोगों के द्वारा भेजे गए मेलों के लिए किया जाता है। मतलब कि ऐसे ईमेल संदेश जिनको हम नहीं जानते फिर भी वो हमको ईमेल भेजते हैं, कोटक कंपनी के द्वारा या फिर शादी.com के द्वारा बहुत सारे मैसेजेस आते हैं दोस्तों, आपको ईमेल आते हैं। तो ऐसे जो मेल होते हैं जो बहुत सारे आते हैं वो स्पैम के अंतर्गत आते हैं, जो हम नहीं चाहते फिर भी वो आते रहते हैं हमें। ऐसे मेलों को ईमेल कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है दोस्तों। और ऐसे स्पैम से बचने के लिए हमें ऐसे ईमेलों को खोलना नहीं चाहिए और इनके अटैचमेंट को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आपका कंप्यूटर वायरस से ग्रसित हो सकता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर की। तो प्रॉक्सी सर्वर का मतलब होता है, यह जो होता है दोस्तों ये हमारे इंटरनेट में कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। यह क्लाइंट और मेन सर्वर के बीच में लगा होता है, ये एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। और प्रॉक्सी सर्वर जो होता है दोस्तों क्लाइंट के द्वारा भेजी गई रिक्वेस्टों को फिल्टर करके सर्वर तक पहुंचाता है और इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर आवर कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कुकीज की। तो बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में कुकीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीपीसीटी में। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कुकीज जो होती है ये एक प्रकार की छोटी छोटी फाइलें होती है जिनका उपयोग वेब ब्राउजर में किया जाता है। तो कुकीज जो होती है दोस्तों ये हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं होती है, परंतु ये हमारी प्राइवेसी को खत्म करती है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, अगर आपने वेब ब्राउजर डाउनलोड किया है कोई भी गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम में मान लो कि आप जो है बहुत सारी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड डेटा को सर्च करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों कि आपके वेब सर्वर पर आपके द्वारा सर्च की गई बार बार जो आप सर्च करते हैं उससे संबंधित जानकारियों को छोटी छोटी फाइलों के रूप में वेब सर्वर पर स्टोर कर लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों उन छोटी छोटी फाइलों को बाद में वेब ब्राउजर पर स्टोर कर दिया जाता है। जब भी आप वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजों को सर्च करते हैं तो आपके जो ब्राउजर के द्वारा आपके इंटरेस्ट की चीजों को वहां पर पहले ही आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो होता है दोस्तों कंप्यूटर के वेब ब्राउजर और सर्वर के द्वारा यूजर के इंटरेस्ट की वस्तुओं को पहले से ही वहां पर स्टोर कर लिया जाता है छोटी छोटी फाइलों के रूप में, जिन्हें कुकीज कहा जाता है। और कुकीज को आप जो है अपने वेब ब्राउजर में जाकर इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं दोस्तों। कुकीज जो होती है ये आपकी प्राइवेसी को खत्म करती है, आप क्या क्या सर्च कर रहे हैं ये सब जानकारियों को छुपा के रखती है दोस्तों। इसके बाद में जैसे दोस्तों मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कुकीज का उदाहरण, जैसे कि आप मान लो कि यूट्यूब पर जाते हैं और आप वहां पे सर्च करते हैं दोस्तों। जैसे अगर आपने वहां पे सर्च किया दोस्तों प्रवीण बागड़े कंप्यूटर जीके, तो दोस्तों जब आप प्रवीण बागड़े कंप्यूटर जीके यूट्यूब पे जाके सर्च मारोगे और 2-3 मेरे वीडियोस को देखोगे और उसके बाद जब आप यूट्यूब को खोलोगे तो आपको मेरे वीडियोस की लिंक वहां पे सामने में दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जब आप बार बार यूट्यूब पे मेरे नाम को सर्च मारोगे तो क्या होगा कि आपका जो वेब ब्राउजर है या जो आपका यूट्यूब का एप्लीकेशन है वो आपके सर्च क्वेरी को क्या कर लेगा, स्टोर करके रख लेगा और वो जानकारी सर्वर पर भी स्टोर हो जाएगी और वो जानकारी आपके ब्राउजर द्वारा स्टोर कर ली जाएगी। और जब भी आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको मेरे से रिलेटेड कंप्यूटर जीके के वीडियोस दिखाई देंगे दोस्तों। तो इस तरह आपके इंटरेस्ट की चीजों को, आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई, लेकिन ये आपके लिए कोई हार्मफुल है क्या? नहीं है दोस्तों, इसे आप इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कुकीज जो होती है वो छोटी छोटी फाइलें होती है जो वेब ब्राउजर के द्वारा स्टोर की जाती है और जो सर्वर पर भी स्टोर होती है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों फायरवॉल के बारे में। तो फायरवॉल क्या होता है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, फायरवॉल इज ए वेरी यूजफुल टूल फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी। फायरवॉल जो होता है ये कोई आग की दीवार नहीं होती, बल्कि एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसे एज ए फर्मवेयर नेटवर्क सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। फायरवॉल जो होती है दोस्तों ये आपके कंप्यूटर के डेटा को और आपकी जानकारियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि फायरवॉल किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, फायरवॉल जो है ये अनधिकृत पहुंच या अनएथोराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो दोस्तों आपको थोड़ी सी बायोलॉजी बताता हूं। वायरस, अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है। व्हाट इज वायरस? वायरस इज ए चेन बिटवीन ऑल
जो वायरस जो होता है दोस्तों वो सभी सजीव और निर्जीव के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। तो दोस्तों वायरस जो होते हैं वो सजीव भी नहीं होते, निर्जीव भी नहीं होते, परंतु ये किसी सजीव वस्तु में जुड़ करके एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके आरएनए और डीएनए को बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूंगा कंप्यूटर वायरस की। तो कंप्यूटर वायरस भी जो होते हैं एक बार अगर आपके कंप्यूटर में एंटर हो गए तो वो आपके कंप्यूटर को बर्बाद की राह पे चला देते हैं दोस्तों। तो बात करेंगे हम कंप्यूटर वायरस की। तो कंप्यूटर वायरस इज ए मैलिशियस प्रोग्राम, इट्स ए स्मॉल प्रोग्राम एंड वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड आवर फाइल्स। तो बात करेंगे दोस्तों हम कंप्यूटर वायरस की। तो भारत में खोजा गया पहला वायरस जो था दोस्तों हैप्पी बर्थडे जोशी था, और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में खोजा गया पहला वायरस जो था दोस्तों वो सी ब्रेन था, जिसे 1986 में पाकिस्तान के दो भाइयों ने बनाया था दोस्तों, जिनका नाम था अमजद एंड वासित। इसके अलावा दोस्तों विश्व में खोजा गया पहला वायरस जो था उसका नाम था क्रीपर। क्या नाम था दोस्तों? क्रीपर। क्रीपर वायरस था। और भारत में खोजा गया पहला वायरस जो था दोस्तों हैप्पी बर्थडे जोशी। और दोस्तों डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे पहला वायरस जो खोजा गया था उसका नाम था सी ब्रेन, जो कि 1986 में खोजा गया था, जिसे पाकिस्तान के दो भाइयों ने बनाया था, जिनके नाम थे अमजद व वासित। तो दोस्तों ये तो थी वायरस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। और वायरस से बचने के लिए हम कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को वायरस के खतरों से बचाता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों वायरस का प्रभाव। तो दोस्तों अगर एक बार कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर कर गया तो कंप्यूटर में दोस्तों बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों जैसे कि आपका कंप्यूटर चलते चलते अचानक हैंग हो जाता है, पहला सिम्टम्स। दूसरा दोस्तों आपका कंप्यूटर चलते चलते ऑफ हो जाता है और फिर से रिस्टार्ट हो जाता है, मतलब कंप्यूटर क्या हो जाता है? रिबूट हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा तीसरा सिम्टम्स होता है दोस्तों आपके कंप्यूटर की फाइलें अचानक डिलीट होने लगती है। चौथा सिम्टम्स जो होता है दोस्तों आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें क्या होती है? डबल डबल कॉपी बनने लगती है। इसके अलावा दोस्तों पांचवा सिम्टम्स जो होता है आपका कंप्यूटर जो होता है दोस्तों वो उसकी मेमोरी भरने लगती है। छठवां सिम्टम्स होता है दोस्तों आपके मेमोरी का जो स्टेटस होता है वो आपको एग्जैक्ट कभी दिखाई नहीं देता, वो क्या होता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाई देता है, क्योंकि वायरस बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइलों को डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों सातवां सिम्टम्स होता है आपके कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो धीमी हो जाती है। आठवां सिम्टम्स ये होता है दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने में अधिक समय लेता है और आप जो है कीबोर्ड की कोई कुंजी दबाते हैं और काम कुछ और ही होता है दोस्तों। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो वायरस के प्रभाव के कारण होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो आपके कंप्यूटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिनसे बचने के लिए आपने अगर नया लैपटॉप परचेस किया है दोस्तों तो उसमें एंटीवायरस जरूर डाल लें, जैसे कि नेट प्रोटेक्टर, नॉर्टन, बहुत सारे एंटीवायरस टूल हमारे मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करेंगे दोस्तों हम वॉर्म के बारे में। तो दोस्तों ये वॉर्म, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर ये सारे जो हैं मैलिशियस प्रोग्राम है, यानी एक प्रकार के वायरस है दोस्तों, एक प्रकार के मैलिशियस प्रोग्राम है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों वॉर्म की। तो वॉर्म का मीनिंग होता है दोस्तों गर्म। वॉर्म का मीनिंग क्या होता है? गर्म। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर में क्या गर्म होता है। तो दोस्तों वॉर्म इज ए मैलिशियस प्रोग्राम, वॉर्म इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम एंड वॉर्म की सबसे एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है दोस्तों ये स्वयं की प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होता है। वॉर्म इज ए सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम, ये स्वयं की प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होता है और ये जब आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाता है दोस्तों तो बहुत सारी फाइलें अपनी क्या करने लगती है? संख्या को बढ़ाने लगती है, बहुगुणित होने लगती है, जिससे क्या होता है एक ही फाइल की जब मल्टीपल कॉपीज बनती है तो आपके सिस्टम का जो मेमोरी एरिया होता है वो कम होने लगता है, जिससे कंप्यूटर की मेमोरी भरने लगती है और आपका कंप्यूटर जो होता है दोस्तों वो स्लो चलने लगता है। कैसे चलता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, ये मान लो कि आपका कंप्यूटर है, इसकी मेमोरी इतनी भारी है। अब इसमें अगर आप कोई कंप्यूटर में किसी डेटा को ढूंढेंगे तो जल्दी ढूंढ लोगे, लेकिन अगर वो भर के दुगुनी भर जाएगी तो दोस्तों उसमें डेटा को ढूंढने में रैम को ज्यादा समय लगेगा, जिससे क्या होता है कंप्यूटर की मेमोरी धीमी हो जाती है। तो वॉर्म से क्या होता है दोस्तों आपका कंप्यूटर धीमा होने लगता है, ये एक प्रकार का सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों मालवेयर की। तो मालवेयर का मतलब ही होता है, मालवेयर का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, मैलिशियस प्रोग्राम। तो मालवेयर जो होते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत सारे वायरस आते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों ट्रोजन हॉर्स की। तो ट्रोजन हॉर्स जो होता है इसको मैं अब आपको बताता हूं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे
ट्रोजन हॉर्स के बारे में। तो ट्रोजन हॉर्स जो होता है दोस्तों एक प्रकार का मालवेयर होता है, एक प्रकार का वायरस होता है। तो दोस्तों ये अपने आप को उपयोगी बताता है, लेकिन यह एक यूटिलिटी प्रोग्राम या एक गेम की तरह दिखाई देता है। लेकिन जब आप इसे डाउनलोड करते हैं तो ये आपके कंप्यूटरों की फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों जब आपका कंप्यूटर 24 घंटे नेट से कनेक्ट होता है और जब आप ऑनलाइन नहीं होते हैं तो ये ट्रोजन हॉर्स अपना काम दिखाता है और आपके कंप्यूटर की फाइलों को चुराता है और इंक्रिप्ट करता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों स्पाईवेयर की। तो स्पाई कैमरे के बारे में आपने सुना होगा, जब दोस्तों मीडिया के लोग स्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो अपने बालों में और कहीं पर भी स्पाई कैमरा लगा देते हैं और फिर बाद में दोस्तों स्टिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे सुपरमार्केट होते हैं जहां कपड़े चेंजिंग रूम होते हैं, वहां पे स्पाई कैमरे लगाए जाते हैं और बहुत सारे गलत काम किए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे स्पाई कैमरे से आपको बच के रहना है। हम बात कर रहे थे स्पाईवेयर की। तो स्पाईवेयर का मतलब होता है दोस्तों जासूसी करने वाले वायरस। तो दोस्तों ऐसे वायरस जो होते हैं कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जो क्या करते हैं आपके कंप्यूटर में जासूसी करते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि स्पाईवेयर को अगर आपने इंस्टॉल कर दिया है अपने कंप्यूटर में, तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर आकर आपके कंप्यूटर पे गलत कार्य करता है तो वो वहां पर रिकॉर्ड हो जाता है और फिर हम बाद में जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों स्पाईवेयर के बाद में है कीलॉगर। तो कीलॉगर एक प्रकार का स्पाईवेयर होता है, मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो क्या करता है आपके कंप्यूटर में निगरानी करता है। दोस्तों कीलॉगर सॉफ्टवेयर जो होता है कीबोर्ड में आपने कौन सा पासवर्ड दबाया, कौन सी लॉगिन आईडी यूज किया, इन सबको रिकॉर्ड कर लेता है और इसका उपयोग बाद में फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए किया जाता है। तो दोस्तों कीलॉगर जो होता है, बहुत सारी कंपनियां जो होती है अपने कर्मचारियों पे निगरानी रखने के लिए कीलॉगर का यूज करती है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको वीडियो को बिल्कुल बीच में एस्केप नहीं करना है। मैं बताऊंगा अब आपको हैकर, क्रैकर, पासवर्ड क्रैकिंग, पैकेट स्निफिंग, पैच, स्केरवेयर और टाइम बम वायरस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों आपको हैकर के बारे में। व्हाट इज हैकर? तो दोस्तों अगर आपने हैप्पी न्यू ईयर मूवी देखा होगा तो उसमें देखा होगा शाहरुख खान जो है एक ऑपरेशन करता है, उसमें वो अपने साथ एक हैकर लेके जाता है। तो हैकर क्या करता है? हैकर जो होता है दोस्तों वो कहीं के भी नेटवर्क को हैक कर लेता है, मतलब कि उनके प्रक्रिया को बाधित कर देता है। क्या होता है दोस्तों, हैकर जो होता है वो एक प्रकार का कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है जो क्या करता है नेटवर्क सिक्योरिटी की खामियों को पता लगाकर नेटवर्क के डेटा को चुराता है, डेटा को बदल देता है और डेटा को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों हैकर से बचने के लिए आपको बहुत सारे नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि फायरवॉल। तो हैकर जो होता है दोस्तों वो कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है, लेकिन ये सिर्फ नेटवर्क सिक्योरिटी की कमियों का पता लगाता है और ये उतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता। दोस्तों बात करेंगे क्रैकर की। तो क्रैकर का मतलब होता है दोस्तों पटाखा। क्या होता है? पटाखा। तो दोस्तों कंप्यूटर में क्रैकर का मतलब होता है ऐसा पर्सन, क्रैकर इज ए पर्सन who cracks the network security and also perform the financial fraud। मतलब कि दोस्तों क्रैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके नेटवर्क की कमियों का पता लगा करके आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है। दोस्तों तो हैकर, क्रैकर इज वेरी हार्मफुल कंपेयर टू हैकर। दोस्तों क्रैकर जो होता है ज्यादा नुकसानदायक होता है कंपेयर टू हैकर। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पासवर्ड क्या होता है। पासवर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, अल्फाबेट एंड नंबर्स एंड इट्स यूज्ड फॉर लॉगिन एनी पासवर्ड एनी सिस्टम सिक्योरिटी टूल्स। तो दोस्तों पासवर्ड एक शब्दों का समूह होता है जिसकी सहायता से हम किसी सॉफ्टवेयर या तंत्र में लॉगिन कर सकते हैं। तो बात करेंगे हम दोस्तों, पासवर्ड जो होता है एक स्पेशल शब्द होता है जिससे हम किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करेंगे पासवर्ड क्रैकिंग की। तो पासवर्ड क्रैकिंग इज ए सिंपलेस्ट टेक्निक। दोस्तों पासवर्ड क्रैकिंग एक साधारण तकनीक होती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी पासवर्ड को तोड़ सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं और किसी भी जगह उसका मिसयूज कर सकते हैं। दोस्तों तो पासवर्ड क्रैकिंग इज ए आल्सो ए आर्ट। तो पासवर्ड क्रैकिंग एक कला भी होती है जो सभी को नहीं आती, इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग लेना पड़ता है हमें और हम लोग बहुत सारी हैकिंग को भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको पैकेट स्निफिंग। पैकेट स्निफिंग इज ए टेक्निक इन विच, इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम जो नेटवर्क में इंटरनेट पर डेटा पैकेट भेजे जाते हैं उन पैकेट को चुरा करके उन्हें डिकोड करना पैकेट स्निफिंग कहलाता है। ये हमारे लिए और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल होता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों पैच की। तो जब कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी किसी सॉफ्टवेयर को बनाती है तो उस सॉफ्टवेयर के साथ में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर के साथ में एक पैकेट सॉफ्टवेयर देती है
जो क्या करता है समय समय पर सॉफ्टवेयर में होने वाली प्रॉब्लम को इलिमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। इट्स कॉल्ड ए पैच। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों स्केयरवेयर की, जो मैं अब आपको आगे बताता हूं थोड़ा आराम से। तो दोस्तों स्केयरवेयर जो होता है ये एक प्रकार का वायरस का प्रकार होता है, जो क्या करता है कि स्केयरवेयर जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार का वायरस का प्रकार होता है, जो कि फ्री एंटीवायरस या फिर थोड़ा सा मैं देख लेता हूं दोस्तों इसे। तो फ्री एंटीवायरस या फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का आपको लालच दिया जाता है, लेकिन जब आप इसे डाउनलोड करते हैं तो ये क्या करता है, वायरस जो है आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाता है और आपके कंप्यूटर को बहुत नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे टाइम बम वायरस की। तो टाइम बम वायरस इज ए टाइप ऑफ वायरस, इट्स आल्सो इम्प्लीमेंट इन स्पेसिफिक कंडीशन। ये स्पेशल टाइम या कंडीशन पर ही मतलब कि परफॉर्म करता है अपने वर्क को। तो दोस्तों टाइम बम वायरस का एक उदाहरण है माइकल एंजेलो वायरस। ये जो वायरस था ये माइकल एंजेलो नाम के एक व्यक्ति थे, उनके बर्थडे के दिन ही ऑपरेट होता था। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे टाइम बम वायरस होते हैं जो स्पेसिफिक कंडीशन पर परफॉर्म होते हैं। इसके बाद में आपको आगे बताता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों फिशिंग के बारे में। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग का मतलब होता है दोस्तों मछली पकड़ना। फिशरमैन मतलब कि मछुआरा। तो दोस्तों कंप्यूटर में इंटरनेट सिक्योरिटी में एक प्रॉब्लम होती है जिसे फिशिंग कहा जाता है। फिशिंग का बहुत ज्यादा यूज बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है। दोस्तों जब आप मछली पकड़ने जाते हैं तो एक छड़ी होती है बांस की, उसमें एक धागा होता है रेशम का, उसमें कई लोग अर्थवर्म यानी कि गेंडवार का यूज करते हैं, कई लोग जो है आटे की लोई का यूज करते हैं और उसे पानी में डालते हैं। मछली उसे खाने आती है और उसके बाद में उसे लगता है कि मेरी तो आज पार्टी हो गई, लेकिन गले में कांटा फंस जाता है और मछली पकड़ ली जाती है। इसे कहा जाता है दोस्तों फिशिंग, यानी बलि का बकरा बनाना, मतलब बकरे को बांधना और शेर को शिकार करना, जिसे कि हंटिंग कहा जाता है दोस्तों। तो हम बात करेंगे फिशिंग की। तो दोस्तों फिशिंग में क्या किया जाता है, मछली को प्रलोभन दिया जाता है और मछली उसे खाती है और फंस जाती है। वैसे दोस्तों इंटरनेट पर आपको बहुत सारे मेल आते हैं और बोला जाता है कि आपको 10,000 की लॉटरी लग गई, आपका क्रेडिट कार्ड के लिए सिलेक्शन हुआ है, आपका लोन के लिए सिलेक्शन हुआ है और आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। या कई बार आपको फोन भी आते हैं कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो गया है, आपका आधार कार्ड नंबर दो, एटीएम कार्ड नंबर दो, आपको नया कार्ड जनरेट किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बैंकिंग वालों के पास इतना फ्री टाइम नहीं बैठा है कि वो आपको फोन करके बोले कि आपका एटीएम बंद हो गया, नया एटीएम बनवा लो। तो ऐसे कॉल से दोस्तों दूर रहे। हम बात करेंगे फिशिंग की। तो फिशिंग के अंतर्गत दोस्तों बैंकिंग में आपकी पर्सनल जानकारी मांगी जाती है और आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता है। तो ये एक प्रकार का नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स होता है। क्या होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है दोस्तों हमला। नेटवर्क में सिक्योरिटी में एक प्रकार का हमले का प्रकार होता है, द टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट। फिशिंग। तो फिशिंग जो होती है दोस्तों वो हमारे लिए काफी हानिकारक होती है। आपको इससे बच के रहना है। किसी को भी इंटरनेट या नेटवर्क पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है, खासकर बैंकिंग डिटेल्स को और क्रेडिट कार्ड नंबर्स को। इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। तो डिजिटल सिग्नेचर जो होता है दोस्तों वो किसी की भी इंटरनेट पर ऑथेंटिकेशन या पहचान या प्रमाणीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स में किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा इस बात की प्रामाणिकता को वेरीफाई किया जाता है कि वह भेजा गया व्यक्ति उसी व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है। डिजिटल सिग्नेचर एक प्रकार का डिजिटल कोड होता है जो डॉक्यूमेंट के अंत में जोड़ दिया जाता है, जिसे कंप्यूटर समझ लेता है और यूजर ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म कर लेता है। इसके बाद में यूजर आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा दोस्तों। यूजर आइडेंटिफिकेशन एक प्रकार का सिक्योरिटी टूल्स होता है जिसके अंतर्गत यूजर आईडी और पासवर्ड की जांच की जाती है और उन दोनों का सही मिलान होने पर नेटवर्क सिक्योरिटी में उसे नेटवर्क साइबर स्पेस में उन्हें लॉगिन करने की परमिशन दी जाती है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों बायोमेट्रिक टेक्निक के बारे में। तो बायोमेट्रिक टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउअडेज वी परफॉर्म मेनी ऑपरेशंस लाइक एज कियोस्क बैंकिंग। बात करेंगे दोस्तों कियोस्क बैंकिंग की। वर्तमान समय में बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए जाते हैं और जो रोजगार गारंटी होती है या फिर बहुत सारे लोग जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, बैंकिंग अकाउंट को एक्सेस करने के लिए अंगूठे का बायोमेट्रिक स्कैन किया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने अकाउंट संबंधी डिटेल को देख सकते हैं और बहुत सारी जानकारियों को देख सकते हैं। तो दोस्तों
आप लोग लाल बर्रा में मेरा एक फ्रेंड है संतोष झाड़ेकर, जिसकी राजा ऑनलाइन चलती है दोस्तों, वहां पर जाके आप लोग गए होंगे तो देखा होगा दोस्तों, वहां पर बहुत सारे लोग जो होते हैं अपना अंगूठा स्कैन करते हैं और वहां पर अपने अकाउंट से संबंधित पैसे निकाल सकते हैं और बहुत सारे कार्यों को परफॉर्म किया जाता है। तो ये बायोमेट्रिक टेक्निक जो है दोस्तों, कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट के पैसे को नहीं निकाल सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, ये नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है कि आपका अकाउंट सिक्योर होता है, आपके अंगूठे के बिना आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं निकाल सकता दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको एमपीपीएससी में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे साइबर क्राइम की। तो एमपीपीएससी में साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि इंटरनेट में नेटवर्क से जुड़े लाखों कंप्यूटरों पर जो डेटा स्टोर होता है उसे साइबर स्पेस कहा जाता है, और इस साइबर स्पेस के साथ जो छेड़छाड़ की जाती है या जो आपराधिक कार्य किए जाते हैं उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से किए जाने वाले अपराधों को साइबर क्राइम कहा जाता है, जिससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा साइबर क्राइम के टाइप की। तो साइबर क्राइम में टाइप होता है स्पैम, मतलब कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक ईमेलों को भेजना स्पैम कहलाता है। हैकिंग जो होता है दोस्तों, किसी भी सॉफ्टवेयर में या नेटवर्क में डेटा की कमियों को उजागर करना हैकिंग कहलाता है, जिसके माध्यम से फाइलों को चुराया जाता है, डिलीट किया जाता है और डेटा के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की जाती है। इसके अलावा बात करेंगे फिशिंग की दोस्तों। फिशिंग का सबसे ज्यादा यूज बैंकिंग सेक्टर में होता है। इसमें धोखे से आपकी पर्सनल जानकारी को प्राप्त करके फाइनेंशियल फ्रॉड को अप्लाई किया जाता है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों वायरस अटैक की। तो वायरस अटैक इज आल्सो टाइप ऑफ साइबर क्राइम। वायरस अटैक से बचने के लिए दोस्तों आपको अपने नेटवर्क सिक्योरिटी को मजबूत बनाना पड़ता है। भारत की नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत ही कमजोर है दोस्तों, इसीलिए आधार कार्ड के डेटा के ऊपर भी कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना भी एक प्रकार का साइबर क्राइम होता है। किसी की पर्सनल जानकारी को निकालना भी साइबर क्राइम होता है। इसके अलावा किसी पर हर वक्त नजर रखना, मतलब कि दोस्तों नेटवर्क में इंटरनेट में आप किसी पर हर वक्त नजर रख रहे हैं, हर वक्त उसकी जानकारियों को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का साइबर क्राइम होता है। इसके अलावा दोस्तों जानकारी को मिटाना या फेरबदल करना या किसी के आईडी और पासवर्ड का पता लगाकर उसकी जानकारी को मिटाना या उसमें फेरबदल करना या उसकी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करना या किसी की आईडी को खोलकर किसी दूसरे व्यक्ति से गलत प्रकार की बातचीत करना भी एक प्रकार का साइबर क्राइम होता है। इसके बाद में बताऊंगा दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण एक्ट्स के बारे में जो एमपीपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि साइबर लॉ। व्हाट इज साइबर लॉ? दोस्तों हमारे देश में आपको मैं बता दूं कि संविधान जो है हमारे देश का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके रचिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न जो है दोस्तों, उन्होंने हमारे देश में बहुत बड़ा कानून बनाया है। लेकिन बाद में जब सूचना प्रौद्योगिकी दुनिया में आई दोस्तों, तो उसके बाद में हमारे देश के लोगों ने साइबर लॉ को बनाया। तो भारत में सबसे पहला साइबर लॉ जो है दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, साइबर लॉ, जिसे कि हम साइबर लॉ के नाम से जानते हैं दोस्तों, 2000 में आया। साइबर लॉ एक्ट 2000 दोस्तों ये सबसे पहले भारत में आया। भारत का पहला साइबर लॉ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये जो है दोस्तों जिसमें इस बात का निर्धारण किया गया कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर कोई साइबर क्राइम करता है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की धाराएं डिसाइड की गई और उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों इसके बाद में दूसरा फैक्ट है दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 AF के अंतर्गत दोस्तों साइबर आतंकवाद को जगह दी गई, और जो व्यक्ति साइबर आतंकवाद के लिए दोषी पाया जाता है उसे दंड का प्रावधान है। आप लोगों ने मूवी हॉलीडे देखा होगा दोस्तों, उसमें क्या होता है कि साइबर आतंकवाद किया जाता है। बहुत सारे स्लीपर सेल होते हैं जो कि हमारे देश में एक्टिव हैं और पाकिस्तान के लोगों के साथ मदद करते हैं, ऐसा उस मूवी में दिखाया गया है दोस्तों। इससे इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस मूवी में ऐसा दिखाया गया है दोस्तों। तो ये एक प्रकार का साइबर क्राइम है दोस्तों। अगर इस टाइप के कार्यों में अगर कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो उसे साइबर क्राइम की धारा 66 AF के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, इसके तहत NCIBC की स्थापना की गई। तो दोस्तों राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो है, इससे संबंधित जो ये नीति है दोस्तों, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब आई, तो ये 2013 में आई दोस्तों। कब आई? 2013 में आई। इस फैक्ट को आपको बिल्कुल रट लेना है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय टेलीग्राम अधिनियम, तो अंग्रेजों के समय से ही भारत में भारतीय टेलीग्राम अधिनियम आ चुका था, जो कि 1885 में आ गया था, 1 अक्टूबर 1885। तो इसके तहत दोस्तों हमारे देश की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए
किसी भी व्यक्ति के टेलीफोन को टैप किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। गवर्नमेंट को ये पूरी इस बात की अथॉरिटी होती है दोस्तों। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने एक साइबर सेफ ऐप, दोस्तों एक साइबर सेफ नाम का ऐप था जिसे महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है, जहां पर दोस्तों अभी उद्धव ठाकरे जी की सरकार चल रही है, हमारे देश के वो माने जाने नेता है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं वो भी। उन्होंने साइबर सेफ ऐप नाम का एक ऐप लॉन्च किया था दोस्तों। तो इस ऐप को महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया था और ये साइबर अपराध को रोकने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ था। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो साइबर क्राइम होता है ये हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये एमपीपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कब आया, तो 2000 में आया दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो आपका साइबर आतंकवाद होता है वो किस धारा से संबंधित है, तो वो 66 AF से संबंधित है दोस्तों। इन दोनों क्वेश्चन को आपको बिल्कुल रट लेना है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा आराम करते हैं दोस्तों। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।